हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेकशाला में। और आज अभी से जस्ट पिछले लेक्चर में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था और उसमें हमने एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट, केविन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस क्लैम्पटन स्टेटमेंट्स क्या रहे पढ़ा था। उसमें हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में ही पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे और सिर्फ पूरा जो लेक्चर होगा वो हमारा फोकस्ड होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पर। इस पूरे लेक्चर में आज हम समझेंगे बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एवरी प्रोसेस शुड बी इरिवर्सिबल। यही चीज़ आज के लेक्चर में हम अपना पूरा फोकस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पर रखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। A reversible process is one which is carried out in such a way that at the end of process the system and the surrounding can restore to its initial position without making any change in the universe। मतलब कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेरा सिस्टम है और जो सराउंडिंग है पूरा प्रोसेस करने के बाद अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाएंगे। ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरा एक प्रोसेस है जो कि अपनी स्टेट ए से स्टेट बी को चेंज कर रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर ये स्टेट बी पर जाकर रुक जाता है देन इट इज नॉट एन रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, ये बी से ए पर वापस भी आएगा उसी पाथ से जिससे ये गया था। जिस पाथ से ये गया उसी पाथ से वापस आएगा, देन दिस प्रोसेस शुड बी एन रिवर्सिबल प्रोसेस। सो आसान भाषा में मैं कहूँ कि मेरा कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तब होता है जब वो जिस कंडीशन से उसने जिस इनिशियल कंडीशन से शुरू किया है उसी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाए, उसमें कोई भी चेंज ना हो। या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई भी प्रोसेस जो कि अपने होने का, उसके अकर होने का कोई ट्रेस ना छोड़े, कोई सबूत ना छोड़े कि वो अकर हुआ भी था, वो ही एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात ये होती है कि हम ये जिस पाथ से, ये पाथ डिपेंडेंट होता है कि ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस मेरा इस पाथ से ए से बी गया था तो वो इस ही पाथ से वापस भी आएगा, वो इस वाले पाथ से वापस नहीं आएगा, वो इस ही पाथ से वापस आएगा। सो ये पाथ डिपेंडेंट होता है, मतलब जिस पाथ से रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा गया था उसी पाथ से वापस आएगा। क्योंकि इस पाथ में अगर ये इस पाथ से गया हुआ है तो जिस टाइम पे इसने जिस कंडीशन को, जिस स्टेट को इसने फॉलो किया है उसी स्टेट को फॉलो करके ही वापस आएगा। एक रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या खास बात होती है, सबसे पहला इसका जो सिस्टम और सराउंडिंग होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर कर लेते हैं। दूसरा, इसके होने का कि ये अकर भी हुआ था इसका कोई सबूत नहीं बचता है। एट द एंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस हमें कोई सबूत नहीं मिलता है कि ये प्रोसेस अकर हुआ भी था, एक्चुअल में ये प्रोसेस हुआ भी था, ये हमें खुद नहीं पता, हम खुद पता ही नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ये कोई चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं छोड़ता है अपना होने का। और रिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस ये होता है विद एन इनफाइनाइट सिमल ग्रेडियंट और चेंज, और इतना मिनिमम चेंज होता है इसमें सो दैट एवरी स्टेट पासेस थ्रू द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये क्या कह रहा है कि एक जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इतना स्लो प्रोसेस होता है कि जो इस प्रोसेस के दौरान चेंजेस होते हैं वो सभी चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं, दैट कैन नॉट बी नोटिस्ड। वो सभी चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं और जो भी स्टेट से ये पास करता है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करती है। तो तीन चीजें मैंने बताई, सबसे पहले ये इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, दूसरा इसके होने पर जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, कोई चेंज नहीं होता है, बहुत माइनर चेंज होता है, नेग्लिजिबल विच कैन नॉट बी नोटिस्ड, और तीसरा इसकी हर स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करती है। तो इन तीनों क्वालिटीज को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। सो एन रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस एंड इट्स एन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसके बारे में हम मेरे पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। सो जो मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है
और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, इनफाइनाइटसिमल ग्रेडियंट चेंज होता है, कोई बहुत माइनर चेंज होता है। और तीसरा कि इसकी हर जितनी भी स्टेट्स होती हैं, एवरी स्टेट ऑफ एन रिवर्सिबल प्रोसेस शुड रिप्रेजेंट आ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अगर मैं मानूं कि मेरा ये जो चेंज हो रहा है ए से बी और फिर बी से ए का, और ये जो मेरा पाथ है, तो इस पाथ का हर पॉइंट एक इक्विलिब्रियम स्टेट को शो करेगा, जहां पर जो मेरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मेरा ये जो पाथ है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, देन इट शुड बी ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये तो था मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पर मैंने एक एग्जांपल इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्चुअली इसके थ्रू हम समझना चाहते हैं कि कई बार हम बात करते हैं भूत प्रेतों की, और ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं हम यकीन करते हैं कि दे एग्जिस्ट बट वी कांट फील इट। सिमिलरली एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करता है बट ये एक्चुअल में नहीं होता है। जो मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस है ये होता है, बट ये एक आइडियल प्रोसेस होता है जो कि एक्चुअल में हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल का यूज किया था। जितने फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में फ्रिक्शन कहीं एग्जिस्ट ना करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योंकि फ्रिक्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है तो हर जगह इररिवर्सिबिलिटी मौजूद होती है, और इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता वो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के बाद हम चलते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस पे। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग आर अनेबल टू रीच इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब जब इस सिस्टम ने ए से बी स्टेट पर गया ये, और बी स्टेट पे पहुंचने के बाद इसमें चेंजेस होने बंद हो गए, और बी स्टेट पे जब ये पहुंचा तो इसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितने भी चेंजेस थे वो सभी रुक गए और अब ये बी स्टेट पर आकर रुक गया। तो इस केस में क्योंकि इसने शुरुआत किया था ए पॉइंट से, मतलब इसकी इनिशियल स्टेट पॉइंट से ए और फाइनल स्टेट पॉइंट्स इसके आ गए बी, जो फाइनल पॉइंट होगा वो इनिशियल पॉइंट इस समय नहीं है। सो एवरी इररिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, और इसलिए वो इररिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक रूम है और इसमें ये एक बच्चा है जिसने खेल खेल में अपनी सभी चीज़ें इधर उधर फेंक दी हैं। इसने सभी चीज़ें इधर उधर फेंक दी हैं, और अब बाहर से इसकी मम्मी अचानक आ गई है, और इसकी मम्मी के डर से अब ये इन सभी चीज़ों को बटोरना चाह रहा है, और जहां से इसने ये सामान उठाया था ये उसे वहीं पर रखना चाह रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो बंदा है, ये जो मेरा बच्चा है, ये इंटरेस्टेड है एक रिवर्सिबल प्रोसेस करने में, जिससे कि इसकी मम्मी को पता ही ना चले कि यहां पर कुछ चेंज हुआ था। ये बच्चा एक रिवर्सिबल प्रोसेस करना चाह रहा है जिससे कि इसकी मम्मी को पता ना चले कि इसने कोई शरारत करी है, इसने इस पूरे सिस्टम में जो पूरा रूम है इसमें कोई चेंज किया था। सो अब जब ये सभी चीजें उठाने लगेगा तो एक एक करके ये उठा रहा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर ये कोई ना कोई गलती करेगा जिसे इसकी जो मम्मी बाहर खड़ी है वो पकड़ लेंगी, और उन्हें वो चेंज देखते ही पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने इस सिस्टम में कोई चेंज किया है, इसने कोई शरारत करी है। सिमिलरली इस बच्चे के लिए भी रिवर्सिबल प्रोसेस करना उतना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी हर चीज को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचाना नामुमकिन हो गया। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उनमें ऑलवेज इररिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट रहती है। जो भी प्रोसेस अकर होता है उसके होने का कोई ना कोई ट्रेस, कोई ना कोई सबूत छूट ही जाता है। सिमिलरली जैसे इस एग्जांपल में इस बच्चे ने जो शरारतें करी उसका ट्रेस छोड़ा, जिससे इसकी मम्मी को पता लग गया कि इसने शरारतें करी, तो इसलिए ये एक इररिवर्सिबल प्रोसेस किया इसने। लेकिन ये बच्चा जो था वो रिवर्सिबल प्रोसेस करने में इंटरेस्टेड था कि हर चीज को वहीं रख दे जहां से इसने उठाया था, पर वो एक्चुअल में ये अनसक्सेसफुल रहा रिवर्सिबल प्रोसेस करने में, जिससे कि इसकी मम्मी को पता लग गया कि इसने कोई शरारत करी है। सो जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो अपने होने का कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं
उनके होने का सबूत हमें मिल जाता है क्योंकि उनकी फाइनल स्टेट्स चेंज हो जाती हैं। दूसरी बात, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इरिवर्सिबल, क्योंकि हमने अभी ये तो बात करी कि जो प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्चुअल में। क्यों नहीं करता है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिस वजह से हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है? दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहले इरिवर्सिबिलिटी का कॉज होता है कि लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। और दूसरा डिसिपेटिव इफेक्ट्स, और इन दोनों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। लैक ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब मैंने आपको 3 टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे। सबसे पहला केमिकल इक्विलिब्रियम था, फिर दूसरा वाला था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा था टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर इन तीनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेता हूं मेरा ये सिस्टम है इस स्टेट से इस स्टेट पर चेंज कर रहा है, और चेंज करते समय अगर इस स्टेट पे या इस स्टेट पे इन तीनों में से कोई सा भी इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट नहीं किया, तो वहां पर इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और इरिवर्सिबिलिटी क्रिएट होगी तो इसका मतलब जो मेरा प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो इसलिए लैक ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे बड़ा रीजन होता है इरिवर्सिबिलिटी का किसी भी प्रोसेस में। दूसरा जो रीजन होता है डिसिपेटिव इफेक्ट होता है। डिसिपेटिव इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो कि प्रोसेस में हमें पता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम उन्हें नहीं हटा सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। हमें पता है जहां पर भी चीजें रब करती हैं एक दूसरे से, अगर ये बॉडी इस सरफेस पर मूव कर रही है तो इस सरफेस और बॉडी के इंटरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और हमें पता है कि जहां पर भी रबिंग होती है वहां पर फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होते हैं और वहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, और फ्रिक्शन जो है वो हमारी एनर्जी का लॉस करता है। तो ये एक डिसिपेटिव इफेक्ट है जो कि हमें पता है, बट वी कांट रिमूव इट। सिमिलरली हम एक और डिसिपेटिव इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये मेरा वायर है और इस वायर में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा हूं तो हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से इस वायर में हीटिंग होगी और यहां पर भी एनर्जी का मेरा लॉस होगा। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस था यहां पर इस रेजिस्टेंस ने डिसिपेटिव इफेक्ट की तरह वर्क किया और एनर्जी का लॉस किया। तो डिसिपेटिव इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम में जो कि हमें पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहला एक कि फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो क्यों वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मेरा एक सोर्स ए है जो कि टेम्परेचर TA पर है और एक सिंक है जो कि टेम्परेचर TB पर है। सिंपली ये मानता हूँ कि ये जो TA है इट इज़ ग्रेटर देन TB, ठीक है, और जो मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो A से B की तरफ हो रहा है। तो जो A से B की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ वो मैंने माना कि इधर से QAB हीट ट्रांसफर हुआ मेरा, और QAB जो हीट ट्रांसफर हुआ तो QAB हीट मेरा सोर्स से सिंक में गया। लेकिन अब यहां पर मैं एक हीट इंजन मान लेता हूं और हीट इंजन ने Q1 हीट इधर से लिया सोर्स से और इधर से नेट वर्क डन W नेट किया और Q2 दे दिया सिंक को। सिंपल। अब यहां पर मैं एक दूसरा प्रोसेस मानता हूं, ये यहां पर भी थोड़ा प्रोसेस अलग हो गया है। यहां से हमने हीट इंजन ये रहा मेरा, इसने Q1 हीट एक्सट्रैक्ट किया इस सोर्स से और नेट वर्क डन W नेट किया और रेस्ट ऑफ जो हीट थी Q2 वो पास कर दिया सिंक को, और सिंक ने QAB हीट को वापस पास कर दिया सोर्स को। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जितना QB हीट आया था वो पूरा तो वापस चला गया, मतलब कि यहां पर जो हो रहा है वो, यहां पर मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूं, यहां पर जो हो रहा है यहां पर एक हीट इंजन वर्क कर रहा है। जो पूरा डायग्राम है इसे छोड़ देते हैं और अब सिर्फ हम फोकस करते हैं इतने एरिया पर। तो
ये एक हीट इंजन है और ये Q1 हीट ले रहा है, क्योंकि इसने Q2 हीट जो सिंक को दिया था वही Q2 हीट वापस चला गया सोर्स में, तो ये पूरा पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता लग रहा है कि Q1 हीट इसने सोर्स ए से लिया और टोटल W नेट वर्क डन किया, और Q2 जो इसे लॉस करना था कोई Q2 लॉस ही नहीं किया इसने। मतलब कि केविन प्लैंक स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा याद करते हैं। केविन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो कि सिर्फ एक थर्मल रिजर्वायर से हीट ले ले और उसे कंप्लीटली नेट वर्क डन में कन्वर्ट कर दे बिना किसी हीट लॉस के। हीट लॉस तो होगा ही होगा, यही था मेरा केविन प्लैंक स्टेटमेंट। लेकिन यहां पर ये वाला जो हीट इंजन है, ये यहां पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वॉल्यूशन हो रहा है कि यहां से इसने Q1 लिया हुआ है और टोटल जो वर्क डन W नेट किया हुआ है, लेकिन हीट लॉस कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इसलिए इस वाले एग्जांपल में जब वो फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से हीट लॉस कर रहा है, जब TA से TB के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में मेरा सिर्फ Q1 हीट ले रहा है और उस पूरी Q1 हीट को W नेट में कन्वर्ट कर रहा है बिना किसी हीट लॉस के। तो इसलिए ये केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन हुआ, और अगर ये केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन हुआ तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हुआ। मतलब कि अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन हुआ तो ये चीज मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब कि अगर मैं ये मानूं कि मैं फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस को एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है। अगर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती तो अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो ये केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं करता, लेकिन इसने केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन किया, इसलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए जब भी हम सोर्स और सिंक के बीच में, जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर प्रेजेंट हैं, उनके बीच में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हीट ट्रांसफर प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दूसरी बात, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे? मान लेते हैं कि ये मेरा एक चेंबर ए है और ये चेंबर बी है, और दोनों के बीच में एक डायफ्राम मैंने लगाया हुआ है। इधर वैक्यूम है पूरा और इधर गैस जिसका एक पर्टिकुलर मास है वो भरी हुई है, और ये पूरा इंसुलेटेड चेंबर है। इसके बाद मैंने ये डायफ्राम हटा दिया और जो गैस थी वो फ्रीली एक्सपेंड कर गई है। फ्रीली एक्सपेंड करने के बाद अब किस तरीके से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये मैं प्रूव करता हूं यहां से। मान लिया मैंने चेंबर ए और बी के बीच में एक हीट इंजन लगा दिया जो कि W ने वर्क डन कर रहा है, और ये ए चेंबर से हीट ले रहा है Q1 और बी चेंबर को हीट दे रहा है Q2, हीट लॉस कर रहा है। लेकिन जो Q2 इसने हीट लॉस किया वो Q2 इसमें हीट ऐड हो रहा है इस वाले सोर्स से। यहां पर एक हीट सोर्स लगा हुआ है, जितना इसने हीट लॉस किया है वो हीट ये सोर्स दे रहा है। तो ध्यान से अगर हम देखें, इसने इधर से हीट लिया था और इधर से W वर्क डन किया और इधर से Q2 हीट दिया, और इधर से एक हीट दिया जा रहा है इस सोर्स से। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहां पर भी ये जो मेरा हीट इंजन है ये यहां से हीट लेके सीधा नेट वर्क डन कर रहा है, कोई Q2 रिलीज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना Q2 ये दे रहा है उतना ही Q2 इधर से निकले जा रहा है। तो यहां पर भी केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है। और अगर केविन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है, इसका मतलब ये प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका मतलब जब भी गैसेस फ्रीली एक्सपेंड करती हैं तो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो भी प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। इसी तरीके से जहां पर भी फ्रिक्शन लगता है वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो एनर्जी हमने फ्रिक्शन में लॉस कर दी वो वापस नहीं ला सकते हैं। पैडल व्हील वर्क ट्रांसफर जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे जब हमारी मम्मी घर में दही को मट्ठा बनाती हैं और वो रोटेट करती हैं एक पैडल को, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जब किसी वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि उस वायर का एक अपना एक रेजिस्टर होता है विच इज एन डिसिपेटिव
इफेक्ट। तो इस तरीके से हमारे दुनिया में इस यूनिवर्स के एवरी प्रोसेस में किसी न किसी रूप में इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट रहती है, और इस वजह से रिवर्सिबल प्रोसेसेस को हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते। एवरी प्रोसेस हैव सम इरिवर्सिबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच का ये डिफरेंस समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो में कुछ अगर आपको कमी लगे तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं फ्यूचर वीडियोस में इम्प्रूव कर सकूं। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।